हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच जीएस टेस्ट सीरीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ कुछ मोटिवेशनल कोड के साथ। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि तुमसे मिलना लोगों के लिए सपना हो जाए। ये जो सपने सपने देखने के लिए आतुर रहते हैं कि मुझे लक्ष्य ये है, वो है, ये बनना है, ये बनना है ना। तो ये कोड बताती है कि खुद के सपने के पीछे इतना भागो कि लोगों को आपसे मिलने के लिए एक सपना बन जाए। चलिए इसी के साथ पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं कि खिलाफत आंदोलन सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? तो सबसे पहले जो है वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। कब बना था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगी स्वदेशी आंदोलन। अब इनका कुछ हम डिटेल जानेंगे और हम आप लोगों को थोड़ा सा बता दें कि अंतिम तक सीरीज देखेंगे, क्योंकि अंतिम में आप लोगों के लिए एक HW देंगे और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो देखिए इसमें जानेंगे हम कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान लोकप्रिय बना था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन जब हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में, उसी के विरोध में ये भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारियों के द्वारा एक आंदोलन जारी किया गया था, जिसे भंग विरोधी आंदोलन भी कह सकते हैं, स्वदेशी आंदोलन भी कहा जा सकता है। ये 1905 में ही शुरू किया गया था, जबकि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन भी गांधी जी के द्वारा 1942 में शुरू हुई थी, जबकि खिलाफत आंदोलन जो है ये अली बंधु के द्वारा शुरू किया गया था। बाद में इसका नेतृत्व मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात गांधी जी ने ही शुरू किए थे 1919 में, यानी 1919 में। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगी स्वदेशी आंदोलन में। अगला है 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा, जैसा कि ये सीरीज जो हमारा लगातार सीरीज देख रहे होंगे उनको ये आंसर पता होगा। अगर आप लोगों को आंसर पता रहता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पहले लिख दें। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? सबसे पहले हम इसका विश्लेषण करते हैं, उसके बाद इसका आंसर खुद आप बता देंगे। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है बनाने वाले थे गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था। और यह 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यह एक मस्जिद है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जो कि ये आपका राजस्थान के अजमेर में स्थित है। राजस्थान के अजमेर जिला में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगी अजमेर। इसका आंसर क्या होगा? अजमेर। इस राजस्थान होगा, राज्य पूछा था, एग्जैक्ट आंसर पूछेगी तो अजमेर में है। नेक्स्ट, संविधान संशोधन की संसद में शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा दिया जाता है? यानी कि इसमें बता रहा है कि संविधान संशोधन जो है करने की शक्ति संसद को देता है, या संसद के पास है, किस अनुच्छेद के तहत? तो ये देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगी कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 68 में वर्णित किया गया है। इसकी विशेष जानकारी आप देखें तो अनुच्छेद जो है 370 में है, जम्मू कश्मीर से संबंधित ये पूरा प्रावधान दिया गया था। और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित है, जो कि भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है। जबकि 356 की बात किया जाए तो राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? यानी कि कहता है कि भारत का वह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि बैरन द्वीप कहाँ है? आइलैंड का मतलब यहाँ द्वीप है। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगी अंडमान द्वीप। क्या होगा? अंडमान द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप जो है अंडमान द्वीप है। सक्रिय ये ज्वालामुखी के बारे में जाने तो ज्वालामुखी आपका 3 प्रकार के होते हैं कार्य के आधार पर। एक को कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी,
यानी कि जो अभी भी जारी है, जिससे कि धुआं राख निकलते रहता है। और एक होता है सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी वैसे ज्वालामुखी को कहते हैं जहाँ से कि कुछ 10 साल 20 साल पहले जो है ज्वालामुखी उद्गार हुआ था जिस छिद्र से, और आगे होने की भी संभावना है। अमृत ज्वालामुखी वैसे ज्वालामुखी को कहते हैं जहाँ की वैसे ज्वालामुखी क्षेत्र को कहते हैं जहाँ की आज से 100-200 वर्ष पहले जो है वहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, लेकिन अब जो है ज्वालामुखी उद्गार होने की संभावना नहीं जता रही है, तो वैसे को हम मृत ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के हैं। भारत में एक ज्वालामुखी छिद्र है, एक ही ज्वालामुखी छिद्र है जो कि अंडमान द्वीप समूह में है। नेक्स्ट, मनुष्य के नाखून बने होते हैं पिगमेंट का, इलास्टिन का, एल्ब्यूमिन का, कैरोटीन का। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगी कैरोटीन का। कैरोटीन का मनुष्य का नाखून बना होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो मणिकर्णिका किसका था? मैडम कामा का, कित्तूर चेन्नम्मा का, सरोजिनी नायडू का, रानी लक्ष्मीबाई का। तो इसका आंसर हो जाएगी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम या बचपन का नाम जो है मणिकर्णिका था। क्या था? मणिकर्णिका था। सरोजिनी नायडू के बारे में चर्चा करें तो सरोजिनी नायडू जो है ये INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू था। जबकि INC का पहला महिला अध्यक्ष की बात सिर्फ करेंगे तो एनी बेसेंट थी, जो कि आयरलैंड की महिला थी। नेक्स्ट, भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? देखिए ये इकोनॉमिक्स सेक्टर से क्वेश्चन है। ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, दर को जो है इंग्लिश में ये आपका रेट कहते हैं। तो रेपो रेट जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, निर्धारित किया जाता है रेपो रेट। एक होती है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये इकोनॉमिक्स का सेक्टर है, इसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगी भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI जो है ये रेपो रेट दर निर्धारित करती है। RBI के बारे में कुछ जानकारी अगर हम प्राप्त करना चाहें तो RBI की स्थापना जो है 1935 में हुई थी, जबकि इसकी राष्ट्रीयकरण की बात किया जाए तो इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। नेक्स्ट, और ये भारत का केंद्रीय बैंक भी है। अगला है, किस प्रकार की सरकार में लोगों को अपने स्वयं के शासकों को चुनने की अनुमति होती है? कहता है किस प्रकार के सरकार में लोगों को अपने स्वयं के शासकों को चुनने की अनुमति होती है, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार ये स्वयं को अपने आप जो है शासक को चुनने की शक्ति किस प्रकार के सरकार में होती है? तो लोकतंत्र सरकार में ही हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी लोगों को सरकार बना सकते हैं, जबकि राजतंत्र में ऐसी घटनाएं नहीं होती। राजतंत्र में क्या होता है कि आनुवांशिकता चलता है ना। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? यानी कि कहता है यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य साम्राज्य के महान राजा हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिमी एशिया के पश्चिमी भाग से यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के द्वारा एक राजदूत भेजा गया था। वह राजदूत कौन था? तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक भी लिखा है, बड़ा मस्त पुस्तक है इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा है। और इस इंडिका में जो है जम्मू कश्मीर की विशेषता को दर्शाया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर से संबंधित किस पुस्तक में जानकारी दी गई है? इंडिका में। सॉरी ये जो है ये राजतरंगिणी का जो लेखक है उसमें जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया है। इसका जो है ये मेगास्थनीज का पुस्तक इंडिका है, माफ़ करेंगे गलती हो गया था। तो इसमें इंडिका में जो है जम्मू कश्मीर की चर्चा नहीं बल्कि राजतरंगिणी के लेखक कल्हन, जो कि राजतरंगिणी एक पुस्तक है, इसके लेखक कल्हन है। और राजतरंगिणी पुस्तक में जो है जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। नेक्स्ट,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि ये INC, इसका शॉर्ट नेम है INC। INC के गठन के समय भारत का वायसराय, पहले जानेंगे हम INC के बारे में। INC का गठन जो है 1885 में हुआ था। एओ ह्यूम के द्वारा स्थापना किया गया था। एओ ह्यूम यह एक अंग्रेज अधिकारी था, इसके द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। और उस समय जो है भारत के गवर्नर या भारत के वायसराय जो है लॉर्ड डफरिन था 1885 के समय में। और इसके जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है WC बनर्जी बने थे पहला अध्यक्ष। WC बनर्जी यानी कि ये व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम था। अगला है, किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? 1915, 1919, 1920, 1929। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगी 1915। चलिए हम कुछ और जानकारी इसके द्वारा प्राप्त करते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 में लौटा था। और ये जो 9 जनवरी हैं, 9 जनवरी को इन्हीं के यादगार में भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। तो किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को जो है भारत के एक महान क्रांतिकारी नेता महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। दक्षिण अफ्रीका वकालत करने के लिए गए थे। और अन्य तिथि के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, जिसमें कि पहला है ये आपका देखेंगे ये 1919 के बारे में आपको बताए थे कि भारतीय खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में शुरू हुआ था, जिसका कि बाद में मुख्य नेता मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी ही बने थे। और शुरुआती जो है करने वाले थे कौन? अली बंधु। अब जानकारी थोड़ा सा लें ये 1920 के बारे में। 1920 में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन जो है शुरू हुआ था। और यही 1 अगस्त 1920 को गरम दल के एक प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक की मौत हो गई थी। और जाने हम 1929 के बारे में। 1929 में जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, पदार्थ जो आमतौर पर, ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। पदार्थ जो आमतौर पर ये समझेंगे स्वाद, क्या समझेंगे? स्वाद। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, स्वाद लिखा हुआ है ना। पदार्थ जो आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पर साबुन से प्रतीत होती हैं, वह पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए में है अम्ल, बी में है क्षारक, सी में सूचक, डी में है लिटमस। तो ये जो स्वाद में कड़वाहट और छूने पर साबुन जैसा प्रतीत होता है, उसे हम कहते हैं क्षारक या क्षार। अम्ल के बारे में जाने तो अम्ल का स्वाद जो है खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ठीक है। और ये अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। लिटमस पत्र क्या है? ये सब केमिस्ट्री का टॉपिक है। अगर आप कहें तो हम वीडियो बना देंगे इनके बारे में। ये लिटमस पत्र क्या है, अम्ल, क्षार, इसके गुण क्या हैं, अम्ल जल में घुलकर क्या बनाती है? हाइड्रोजन आयन बनाती है, जबकि क्षार जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन बनाती है। ये सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगी कि स्वाद में कड़वाहट और छूने पर साबुन के जैसा प्रतीत होता है, तो वह है क्षारक, और जबकि अम्ल की स्वाद खट्टा होता है। नेक्स्ट, एक इमारत में ईंटें जीवों में डैश के समान होते हैं। जैसे कोई बड़ा इमारत है, कोई बड़ा इमारत है, इसमें जो है छोटे छोटे
ईंटें जो दिखते हैं, छोटे छोटे ईंटें जो दिखते हैं, ये हमारे शरीर के किस अंग के जैसा के समान इसको तुलना किया जाता है। बुक में भी उदाहरण दिया जाता है। इस ढंग से उदाहरण क्या होते हैं ये उदाहरण, तो इसका जो है एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कि जिस प्रकार हमारे शरीर देखिए कितना विशाल होती है, हमारी शरीर बहुत विशाल होता है, लेकिन इसमें जो है छोटा सा ईंट की भांति कार्य करने वाला होता है सेल। क्या होती है? सेल या कोशिका। तो एक इमारत या बड़े बड़े बिल्डिंग जो ईंट में जीवों में डैश के समान होती है। जीवों में किसके समान होती है? तो कोशिका के समान होती है। कोशिका की थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहते हैं। कोशिका के बारे में जानें कि कोशिका की खोज जो है सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव ने किए थे 1665 ईस्वी में। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव ने 1665 ईस्वी में किए थे। और कोशिका क्या है? तो कोशिका हमारे जीवन की सबसे ये क्रियात्मक एवं संरचनात्मक मूल इकाई है। और कई कोशिका मिलकर जो है उत्तक का निर्माण करता है। उत्तक क्या है? तो उत्तक जानेंगे कि समान संरचना और समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। कई उत्तक बनते हैं तो यह जो है एक अंग बनाता है, और कई अंग मिलकर अंगतंत्र बनाती है, और कई अंगतंत्र मिलकर एक शरीर का निर्माण करता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगी हमारा सेल। नेक्स्ट, पदार्थ में किसकी स्वतंत्र उपस्थिति के कारण पदार्थ को विद्युत का सुचालक बनाता है? तो देखेंगे इधर कि पदार्थ में किसकी स्वतंत्र उपस्थिति के कारण पदार्थ को विद्युत का सुचालक बनाता है? पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो देखिए पदार्थ कोई भी वस्तु यदि कहता है विद्युत का सुचालक है या कुचालक है, तो ये जो है निर्धारित करता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होगी, अगर इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होगी तो वह जो है विद्युत का सुचालक नहीं हो सकता है। तो इसके लिए जिम्मेदार है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपका एक निगेटिव चार्ज वाला आवेश है जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। नेक्स्ट, किसके प्रभाव के कारण प्रकाश दो माध्यमों के मध्य तल पर मुड़ जाता है? तो ये जो है अपवर्तन के कारण। किसके प्रभाव के कारण प्रकाश दो माध्यमों के मध्य तल पर मुड़ जाती है? तो अपवर्तन के कारण। थोड़ा सा इसकी बारे में हम जानकारी लेते हैं। जैसे देखिए ये आपका एक तल हो गया, और इधर से एक मान लिया जाए ये है विरल माध्यम, ये आपका है विरल माध्यम, ये आपका है सघन माध्यम। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में ये देखेंगे ये लंब है, इधर से अगर कोई किरण, प्रकाश की किरण आती है तो सघन माध्यम में कहता है कि ये लंब की ओर, ये जो है लंब की ओर मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में ये, इसके बारे में सीधा सिंपल समझिए कि यदि हम खाली रोड पर दौड़ रहे हैं तो आसानी से आप जिधर मन चाहे उधर घूम घूम के दौड़ सकते हैं, लेकिन यही दौड़ते दौड़ते भीड़ में, अगर मेला के भीड़ में पहुंच जाएं तो हम क्या करेंगे कि ये बहुत टर्न लेना पड़ेगा। तो ये जो टर्न लेते हैं हम लंब की ओर टर्न लेते हैं, तो ये अपवर्तन के कारण होती है। अगला है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या के लिए फांसी दी गई थी? तो ये 3 स्वतंत्रता सेनानी थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इसको जो है हत्या के लिए फांसी दी गई थी। किसके लिए, किसकी हत्या के लिए फांसी दी गई थी? तो आपको पता होगा कि लाला लाजपत राय को डंडे से पीटने वाले ये 2 शख्स थे, सैंडर्स और स्कॉट, जिसमें कि मेन हीरो स्कॉट था। स्कॉट को मारने के टारगेट किया गया था, लेकिन किसी कारणवश स्कॉट बच गया और सैंडर्स की हत्या हो गई थी। सैंडर्स, तो ये जो है सैंडर्स की हत्या के कारण ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया? देखिए वंदे मातरम से यहाँ 2 क्वेश्चन
मिल गया कि वंदे मातरम सबसे पहले लोकप्रिय हुई थी तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान, जबकि वंदे मातरम किस भाषा में गाया जाता है या लिखा गया था, तो ये जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया था। वंदे मातरम को लिखने वाले थे बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, नेक्स्ट, अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? अम्ल और क्षार के बीच जो प्रतिक्रिया होता है उसे उदासीनीकरण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से एक विद्युत का अच्छा चालक है। विद्युत का अच्छा चालक होने के लिए आपको बताए थे कि जिम्मेदार कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। कौन सा जिम्मेदार कण है? इलेक्ट्रॉन है। और अच्छा चालक आपका ग्रेफाइट है। इसका आंसर हो जाएगी ग्रेफाइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे समाज के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है? अस्पृश्यता, दहेज प्रथा, वयस्क मताधिकार, बाल विवाह। तो देखिए, समाज के लिए हानिकारक माना जाता है वयस्क मताधिकार के लिए, जबकि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की भावना, दहेज प्रथा, बाल विवाह, ये सब हमारे समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो ये 20 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होती है। अब आपका बारी है होमवर्क की। देखेंगे होमवर्क में क्या क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिरचो, स्लाइडेन, स्वान, बी और सी। तो इसका आंसर हम अभी बताएंगे नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज में हम इसका आंसर बताएंगे आप लोगों को। और अगर आप जानते हैं तो अवश्य एक बार कमेंट करें, ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और मिले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।